करना चाहिए। मेरे दोस्तों में से एक ने मुझे स्कूल के बाद अपने घर आने की दावत दी और उसने कहा कि तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक पिस्तौल निकालकर मुझे दिया। उसने कहा अब तुम रहोगे या वो रहेंगे। और आप जानते हैं चैम्बर में सिर्फ एक गोली रखना। तो रोजाना जब मैं स्कूल जाता तो अपने बिस्तर के नीचे से पिस्तौल निकालकर अपनी बेल्ट में रख लेता और मैं वहां बैठकर सिर्फ उनके आने का इंतजार करता। एक दफा वो आ गए लेकिन हम स्कूल से अपने दोस्तों के साथ उनसे दूर भाग गए। तो ये वो तरह से जिंदगी थी जिसमें उस वक्त मैं फंस गया था। तो आपकी जिंदगी में तब्दीली कब आई? वो कौन सा अहम मोड़ था? मैंने महसूस किया कि ये तरज जिंदगी बहुत मुख्तसर होगी, लेकिन इसके साथ ही मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उसमें खुश था। सच्ची बात है, आप जानते हैं ये कुछ ऐसा ही था जिसे वो कहते हैं तुमने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। एक दफा उन्होंने इस बारे में सुना, अगरचे शैतान के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं हुई और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप इसको ऐसे ही समझें। आपको महसूस होता है कि या तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे या फिर आप मरने वाले हैं, दो में से कोई एक। ठीक है, आखिर में ऐसा ही नतीजा निकलने वाला है, लेकिन ये सब सिर्फ एक शानदार जिंदगी गुजारने के लिए था। और आपको पता है कि मैं 17 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी रकम कमा रहा हूँ, एक दिन के $1000। मैं एक आला आदमी था, मैं कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, लेकिन मैं दरबदर था। होटलों में क़याम है, घर भी नहीं जा रहा, लिहाजा स्कूल भी नहीं जा रहा। आखिर में स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं अपनी खुशी से मर्जी की जिंदगी गुजार रहा था, मेरा इस वक्त यही ख्याल था। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया, ये सोचना शुरू किया कि ये सब चीजें मुझे किसी बड़ी परेशानी में डालने वाली हैं। मुझे याद है कि एक दफा मैं बहुत ज्यादा नशे में था। मेरा ख्याल से मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि मेरा जानी दुश्मन था। उस वक्त वो मेरे साथ जो सलूक चाहे कर सकता था। वो मुझे बहुत बुरा मार सकता था और मेरी हालत पतली कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से उसको मुझ पर रहम आ गया। उसने मेरी हालत देखते हुए मुझ पर तरस खाया था। मैं इस वक्त बिल्कुल मदहोश था क्योंकि मैं सिगरेट नोशी और नशा वगैरह करता था। तो उसने मुझे जाने दिया और मुझे ख्याल आया, मैंने कहा मैं कितना कमजोर हो गया हूँ इस सूरत हाल में पड़कर। मैंने कोई खतरनाक मंशियात नहीं ली थी जैसे कि हीरोइन वगैरह, ये वो चीजें थी जो आप बेचेंगे। मैंने कभी हीरोइन नहीं बेची, लेकिन दूसरी चीजें आप बेचेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने कभी ये मंशियात नहीं ली क्योंकि मैंने देख लिया कि किस तरह आदमी को कमजोर कर देती हैं। लेकिन सिगरेट नोशी मुझे अच्छी लगी, लिहाजा वो मैं करता था, और अल्कोहल और उस जैसी दूसरी चीजें भी। लेकिन जब मैं इस हद तक मदहोश हो गया कि मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकता था, तो मुझे ख्याल आया कि उसने मुझे खोखला कर दिया है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मुझे कमजोर और खोखला होना पसंद नहीं था। तो मैं 18 साल का था जब मैंने बैठकर यह फैसला किया कि देखो अब मुझे अपने लिए बामकसद जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो मैंने अपने लिए 6 मकसद का तयन किया, जिनमें से बेशतर अच्छे नहीं थे, लेकिन उनमें से एक मकसद अपनी हराम कमाई में इजाफा भी था। आपको पता है, जैसे मंशियात की गैर कानूनी फरोख्त और मालदार बनना। मैं अपने घर वालों के साथ रह रहा था, तो मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए थी। मेरे पास एक मामूली कार थी, तो फिर आपको पता है कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है। एक बात ये थी कि मुझे अपने बड़ों से बहुत फायदा मिला और मैंने हमेशा लोगों को भी बताया, हत्ता कि बतौर मुसलमान भी, कि हमेशा बड़ों की सोहबत से फायदा उठाना चाहिए क्योंकि वो रास्ता तय कर चुके होते हैं, वो इन मसाइल का सामना कर चुके होते हैं, तो उनके तजर्बात से फायदा उठाएं ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं जो उन्होंने की। तो उनका कहना था कि हर वक्त महंगी कार नहीं चलानी चाहिए क्योंकि फिर आप पुलिस की नजरों में आ जाएंगे कि ये 17-18 साल का बंदा जो बेरोजगार है आखिर ये करता क्या है। इसी तरह जैसे किसी ने अपने वालिद से इस्लाम सीखा हो। उन्होंने कहा मैं 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो जैगवार ड्राइव कर रहे थे, वो भी अंदरूनी शहर में। तो पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये बंदा काम क्या करता है, तो यही उन्होंने मुझे सिखाया। इसलिए मैं ऐसे ही ठीक था, लेकिन फिर भी कभी कभार खास मौकों पर आप अच्छी कार पर जाना पसंद करते हैं, तो ये एक अलग बात थी। तो मेरा दूसरा मकसद एक अच्छा सा घर, मेरी अपनी जगह पे, और जाहिर है अगर आप शादी का ना भी सोचें तो फिर भी जिंदगी में कोई खास फर्द होता है जिससे आपका ताल्लुक हो। और पांचवी चीज मेरी सेहत थी, अपनी सेहत दोबारा बनाना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शराब नोशी और सिगरेट नोशी ऐसी तमाम चीजों ने मुझ पर मनफी असरात छोड़े हैं। और मुझे कहानी याद है, मैंने कभी ये ऑनलाइन नहीं सुनाई, ये पहली बार कि मैं आप लोगों को ये कहानी इस तरह सुना रहा हूँ। मैं गली से आ रहा था और वहाँ ये 2 मैक्सिकन बंदे थे, मैं और मेरा दोस्त। वही बंदे के बारे में मैं पहले बता रहा था। तो ये 2 मैक्सिकन बंदे नशे में धुत थे, तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। वो कुछ ऐसे अल्फाज कह रहे थे जो हम कभी नहीं कहेंगे। तो जब उन्होंने ये लफ्ज बोला तो मैंने फौरन अपनी बेल्ट उतारकर अपने हाथ पर लपेट ली और उसको घूंसा मारने चला गया। जैसे ही मैं उसको मारने जा रहा था, मैंने पीछे से पुलिस कार आते देखी। तो पुलिस सब कुछ देख रही थी। ठीक है, मैंने बंदे को घूंसा मारा और उसने शराब की बोतल दे मारी और फिर मैं भाग निकला क्योंकि मैंने पुलिस को देख लिया। मैं स्कूल के आसपास भाग रहा था, ये वो इलाका था जहां हम बड़े हुए। ठीक, तो मैं पहले भी इस इलाके में दौड़ता भागता था क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो एथलीट थे। अगर पुलिस हमारे पीछे आती तो हम जंगले के पास आकर इसको किसी खरगोश या हिरन की तरह फलांग कर आसानी से पार कर लेते। लेकिन अब क्योंकि मैं सिगरेट नोशी करता था, जब मैं जंगले के पास पहुंचा तो मेरा दम घुट रहा था, लिहाजा मुझे बैठकर थोड़ी देर दम लेना पड़ा। लेकिन पुलिस इन 2 मैक्सिकन बंदों के साथ मसरूफ थी, तो वो हमें नहीं पकड़ सके। ठीक है, बहरहाल हम फिर भी फरार होने के काबिल थे, लेकिन मैंने कहा अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं सेहतमंद नहीं रहा, तो इसलिए मैं अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहता था, मतलब ताकतवर बनना चाहता था। और छठा मकसद ये था कि मजहब की तरफ ध्यान देना। पता है, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने खालिक से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। लेकिन मजहबी होने से मेरी मुराद ये थी, जैसे मैंने माफिया में बंदे देखे थे, वो पूरा हफ्ता माफिया की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं, इतवार को चर्च जाते हैं, थोड़ा बहुत सदका करते हैं, चर्च को खैरात देते हैं और शायद कम्युनिटी में लोगों की मदद करते हैं और अल्लाह ताला से अपना थोड़ा बहुत ताल्लुक कायम रखते हैं। और फिर इसके बाद हफ्ते के 6 दिन जहन्नम के होते हैं। तो मैं भी मजहब के हवाले से यही कुछ करने जा रहा था, बाइबल पढ़ना। जैसे कि मेरे पास एक सोने की जंजीर थी जिसमें एक सलीब थी, तो मजहब के हवाले से मेरा नुक्ता नजर ये था। तो मजहब का आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मैं किस हद तक अकीदतमंद बनना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी जिंदगी के रूहानी पहलू पर भी तवज्जो देनी थी, तो इसलिए मैंने 6 नंबर पर इसको रखा। तो फिर इस फहरिस्त और आपको हिदायत नसीब होने में जरूर कोई रब्त मौजूद है। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब
चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। आइए आप लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफर करें। तो फिर इस फहरिस्त और आपको हिदायत नसीब होने में जरूर कोई रब्त मौजूद है। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी वजह से अच्छी साबित हुई और छठा नंबर पहले नंबर पर आ गया। और ये तब हुआ जब मैं वाशिंगटन डीसी में अंदरूनी शहर अपने एक दोस्त के वालिद से मिलने गया, जो कि अफ्रीकी निजात अमरीकी थे। वो मेरा क्राइम पार्टनर था। ये बंदा है जिसके बेटे के साथ मैं ड्रग्स बेचता हूँ। ठीक, तो मैं इससे मिलने गया, वो वहां नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तहखाने में जाकर उसका इंतजार कर लो। उन दिनों की बात है जब प्ले स्टेशन के बजाय सेगा होता था। ठीक, वो एक भुलक्कड़ इंसान था, ये मेरे लिए अच्छा था। वो ये अपॉइंटमेंट भूल गया और मैं बैठा इंतजार करता रहा। उसके वालिद ने कहा नीचे तहखाने में जाकर इंतजार करो, जहां अक्सर हम तफरी के लिए आते थे। उन्होंने कहा तब तक तुम सेगा के साथ खेल सकते हो, जो कि आजकल प्ले स्टेशन होता है। ठीक, तो जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो वहां कुछ ना था। वो उसे अपनी मां के घर ले गया था। तो मैं वहां बैठा वाकई बोर हो गया और जैसे मैं अंदर आया था मैंने नोट किया कि उसके वालिद कुरान सुन रहे थे। वो कुरान सुन रहे थे और क्या वो मुसलमान थे? जी हाँ, उसके वालिद मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अरबी में कुरान सुन रहे थे। जब कारी अरबी पढ़ता तो उसके बाद अंग्रेजी तर्जुमा भी सुनाई देता। वो कुरान के इस अंग्रेजी तर्जुमे के पैरवी कर रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया था वो मत भूलिएगा, मैल्कम एक्स। तो मेरे जहन में ये था इस्लाम। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे इस्लाम के बारे में याद आया। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और गौर से सुनना शुरू किया। फिर मैं अंदर गया और मैंने कहा देखें, अगर बुरा ना माने तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं, मैं आपसे इस्लाम के बारे में चंद सवालात पूछना चाहता हूं। उसने कहा आगे आ जाओ। तो मैंने पहली दफा उसकी जानमाज पर कदम रखा, अपने जूतों समेत, टिम्बरलैंड के जूतों समेत। तो उसने कहा ओ ये जानमाज है, तुम इस पर कदम नहीं रख सकते। मुझे नहीं पता था, तो मैं बैठ गया। और पहला सवाल जो मैंने पूछा, क्या मैं मुसलमान हो सकता हूं? क्योंकि जो गलतफहमी मुझे अब है वही गलतफहमी अब लोगों को है कि मुसलमान दहशतगर्द, बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद होते हैं। तो मेरी गलतफहमी इस हद तक ना थी, लेकिन नेशन ऑफ इस्लाम के हवाले से बहुत ज्यादा थी कि सिर्फ काले लोग हैं और गोरे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। तो मैंने कहा क्या बतौर अंग्रेज में मुसलमान हो सकता हूं? वो हंस पड़ा। उसने कहा बिल्कुल हो सकते हो। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रंगत क्या है, चाहे तुम गोरे हो, काले हो या भूरे हो, हत्ता कि जामनी और गुलाबी भी हो जाओ तो भी तुम मुसलमान हो सकते हो। ठीक, उसने कहा तुम मुसलमान हो सकते हो और इस्लाम हर एक के लिए है। उसने मुझे इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। मैंने कहा ये तो बहुत दिलचस्प है कि आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसे मैं पढ़ सकूं, और यही है जो हम हमेशा नौजवानों को बताते हैं। तो वो हैरान रह जाते हैं। मैं एक गैंगस्टर की जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन हम मुताल्ला भी करते हैं। हम बाजारी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम मुताल्ला भी करते हैं। मैंने मैल्कम एक्स पर लिखी किताब पढ़ी। कुछ खास किताबें तो लाजमी पढ़नी चाहिए, जैसे आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली, दी प्रिंस। मेरा मतलब इन किताबों का खास मकसद है, लेकिन ये आपको पढ़नी चाहिए। तो हम मुताल्ला किया करते थे। तो मैंने उनसे कहा अगर आपके पास इस्लाम के बारे में किताबें हैं तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में 4 किताबें दी। मैंने वो ले ली और उन्हें शेल्फ में रख दिया। मैंने इस बारे में पढ़ा था कि मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है। जाहिर है यही वो बुनियादी चीज़ थी जो मैं देखना चाहता था। मैं मेट्रो पर वापस जा रहा था। मैंने इस बारे में तकरीबन 20 से 30 मिनट का मुताल्ला किया, फिर मैंने इसको साइड पर रख दिया। सुभान अल्लाह। फिर चीज़ें खुद वकू पजीर हुई। जब आपको हिदायत की तलब होती है, जब आपको रहनुमाई दरकार होती है, तो चाहे आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला हर एक को निशानियां भेज देता है। अल्लाह ताला आप पर आगाही के दरवाजे खोल देता है। और बहुत से लोग, जैसे आप दावत देते हैं, लोग आएंगे और फिर कहते हैं कि हम किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो हकीकत यह है कि अगर आज आप यहाँ आए हैं तो ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारे पास आखिर में वक्त हुआ तो मैं आपको एक 6 साल बच्ची की शानदार कहानी सुनाऊंगा, जिससे मैं हाल ही में मिला। उसकी और उसकी माँ की शानदार कहानी है। सुभान अल्लाह, उनके इस्लाम कबूल करने की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार आपने इस्लाम कबूल कर लिया? लिहाजा 2 महीने बाद एक कार एक्सीडेंट जैसा वाकया हुआ। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरा लाइसेंस मअतल हो चुका था। ये तब की बात है जब तस्वीर नहीं होती थी। वो आपकी तमाम मालूमात, सिक्योरिटी नंबर या आईडी नंबर सब कुछ टाइप करते थे। वो टाइप करते थे, फिर तफसील मिलती थी। इन दिनों आपको कंप्यूटर पर किसी बंदी की तस्वीर नजर नहीं आ सकती थी। वहां सिर्फ ज़बानी मालूमात होती थी, कद, वजन और बालों का रंग वगैरह। तो मेरा एक दोस्त का कद और बालों का रंग मुझसे मिलता था, इसलिए जब भी मुझे रोका जाता तो मैं उसका नाम इस्तेमाल करता था। ये मेरी बेवकूफी थी। मैं सिर्फ जुर्माना अदा करके अपना लाइसेंस वापस हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ये अभी तक नहीं किया था, इसलिए मैं उसका लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा था। और जाहिर है हम कार में सिगरेट नोशी भी कर रहे थे, नशा वगैरह। तो हमसे एक एक्सीडेंट हो गया। पुलिस आने वाली है, मैं जेल जाने वाला हूँ। ये वाज़ेह था कि मैं इसका लाइसेंस इस्तेमाल करके इसके नाम से गिरफ्तारी नहीं दे सकता था। तो जैसा कि मैं पुलिस के आने का इंतजार कर रहा हूँ, ये इलाका पुलिस वालों से भरा पड़ा हुआ है। जराइम का इलाका था। पुलिस नहीं आई, पता नहीं क्यों। उन्हें बहुत देर हो गई। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कार को यहीं छोड़कर भाग जाऊं। अभी चला जाता हूं और बाद में दूसरी कार खरीद लूंगा। ठीक, फिर मैंने यही किया, कार छोड़ी और भाग निकला। और मैं उस जंगल नुमा इलाके में भाग रहा हूं ताकि अपने दोस्त के घर पहुंचकर वहां छुप सकूं। ये ऐसा था जैसे मैं किसी हॉलीवुड मूवी में भाग रहा हूं। मैं दरख्तों में भाग रहा हूं, बाद में शिकारी कुत्ते आए, हेलीकॉप्टर आए, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया।